Hello, welcome to Vyoma IS Delhi. I am P रंजित। व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है। आज यूपीएससी के हिस्ट्री के सिलेबस में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट पहलू है। इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास में आपने देखा होगा, एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर ये सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडल सिस्टम किसे कहते हैं, इसके क्या पहलू हैं और आपके सामंतवादी व्यवस्था से किस प्रकार के सवाल बनते हैं और ये व्यवस्था आखिर भारत पर किस प्रकार से प्रभाव डाली है। तो सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, इसे बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। एक इसके सामंतवादी व्यवस्था के लिए आपके पास एक बेहतर परिप्रेक्ष्य होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे करीबन 500 साल का इतिहास, भारत के प्राचीन काल के 500 से 600 काल तक का इतिहास इस सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित रहा है। और आज भी वर्तमान काल में भी कहीं न कहीं हम इस सामंतवादी व्यवस्था को, इस फ्यूडल सिस्टम को महसूस कर सकते हैं, एक फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और ये कैसी व्यवस्था थी जिसने भारत के सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का काम नहीं किया, इसने राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ भारत की सामाजिक, भारत के आर्थिक, भारत के कला संस्कृति, सांस्कृतिक प्रभाव, कला संस्कृति के प्रभाव, भाषा पे प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ये इसका एक व्यापक प्रभाव भारतीय समाज पे देखने को मिलता है, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर देखने को मिलता है। तो सामंतवादी व्यवस्था को समझना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम के स्टूडेंट के नाते, अगर आप सामंतवादी व्यवस्था ठीक से नहीं समझ पाए तो उस पूरे 500 साल का इतिहास, पूरे राजपूत काल का इतिहास आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सामंतवादी व्यवस्था को ठीक से समझने की आवश्यकता है। इससे आपके डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाएंगे, आपने प्री में भी सवाल पूछे जाएंगे और मेंस के सवाल कहीं न कहीं इस सामंतवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द, इससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव को लिए हुए सवाल आपके बनेंगे। और आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा था, आपने प्री का क्वेश्चन था, 2 साल पहले पूछा गया था कि सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें राजा और जो सामंत हैं उसमें किस प्रकार के संबंध होते हैं। इस तरह से मिलता जुलता एक सवाल पूछा गया था। तो सामंतवादी व्यवस्था को समझने के लिए आपको उस वक्त के परिदृश्य को समझना आवश्यक है। और एक बात और, भारत में सामंतवादी व्यवस्था के बाद मध्य युग या मध्यकाल प्रारंभ होता है, मेडिवल इंडिया प्रारंभ होता है। लेकिन सामंतवादी व्यवस्था यूरोप में भी थी और यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था के बाद वहाँ पे मॉडर्न एज का प्रारंभ होता है, आधुनिक काल का प्रारंभ होता है, रेनेसा का दौर आता है, चर्च की व्यवस्था टूटती है, धर्म सुधार आंदोलन होते हैं और व्यवस्था बदलकर एक नई व्यवस्था की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो आपको यहाँ ये भी समझने की आवश्यकता है, आपके सवाल यहाँ भी इस तरह से बनते हैं कि भारतीय सामंतवादी व्यवस्था और जो यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें क्या फर्क थे, किस प्रकार से आप विभेद कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा जो लेक्चर है इसी बात पर आधारित है कि सामंतवादी व्यवस्था आखिर सबसे पहले हम समझेंगे ये फ्यूडल सिस्टम है क्या, और इस फ्यूडल सिस्टम के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विवेचना करते बताने का प्रयास करेंगे सामंतवादी व्यवस्था का इन पहलुओं पे क्या प्रभाव पड़ा है। और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये सामंतवादी व्यवस्था अगर ठीक से आप नहीं समझ पाए तो बहुत जगह आपको प्रॉब्लम होगी। आप वर्तमान काल में भी अगर आप जाति व्यवस्था को देखेंगे, भारत में आज भी इस सामंतवादी व्यवस्था को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये अलग बात है कि सामंतवादी व्यवस्था टूट गई, समाप्त हो गई, लेकिन एक सामंतवादी व्यवस्था की जो महसूस करने की बात है उसे आज आप कहीं न कहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को समझते हैं और इस व्यवस्था से किस प्रकार के सवाल भी बनेंगे उस सवाल पर भी हम लोग आएंगे। तो सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवाद, इसमें आर एस शर्मा ने, आप अगर सामंतवाद व्यवस्था को अलग से पढ़ना चाहते हो
तो इग्नू के नोट्स में अच्छे से समझाए गए हैं। आर एस शर्मा की बुक भारत में सामंतवाद, उसको भी आप देख सकते हैं। आर एस शर्मा ने इस सामंतवादी व्यवस्था पर काफी अच्छा रिसर्च वर्क किए हुए हैं। तो सामंतवाद व्यवस्था को समझने से पहले हमें एक व्यवस्था समझनी पड़ेगी, भूमि दान, लैंड ग्रांट। आपको पता होगा सातवाहन काल में भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ हुई। जब सातवाहन काल के शासक थे, सातवाहन काल के शासकों ने भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि सातवाहन काल के शासकों ने भारत में सबसे पहले, सर्वप्रथम, ये भी ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन काल के शासकों ने प्रारंभ की। सातवाहन शासक, सातवाहन वंश के शासक भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। ये भूमि दान दिया जाता था ब्राह्मणों को, ब्राह्मण या श्रमणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों को या श्रमणों को, यानी बौद्ध भिक्षुओं को। तो वस्तुतः भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन काल के शासकों ने प्रारंभ की। ये भूमि दान सर्वप्रथम सातवाहन काल के शासक, जो पश्चिम भारत के शासक थे, ब्राह्मण और श्रमणों को लैंड ग्रांट या भूमि दान देने की प्रथा भारत में प्रारंभ की। ये ब्राह्मण या श्रमण जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनकी आजीविका के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके खर्चे के लिए ये भूमि दान दिया जाता था। और बाद में आप पढ़ेंगे भूमिदान 3 प्रकार के होते थे, इसकी चर्चा आप कहीं और करेंगे। आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मदेव भूमिदान, अग्रहार भूमिदान, ये सब 3 प्रकार के अलग अलग भूमिदान होते थे। लेकिन अभी आप फिलहाल हम ये समझेंगे कि ब्राह्मण और श्रमणों के द्वारा भारत में सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले भूमिदान दिया गया, और इनका मकसद था इनके जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन बाद के दिनों में, अब इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, बाद के दिनों में ये प्रथा कुछ दूसरे रूप में आगे बढ़ती चलेगी। आप उसको ऐसे समझेंगे, बाय फिगर। सपोज दैट एक राजा ए है, उसने क्या किया, बी व्यक्ति को भूमि दान दिया, भूमि दान दिया। ये सिर्फ भूमि दान तक सीमित था। वो भूमि दान इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी जीविका चलाई जा सकती, उनकी भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए ये भूमिदान दिया गया था। वो भी कुछ खास वर्गों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ब्राह्मण थे या बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जिन्हें आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए ये दिया गया था, ताकि वो शांति से अपना बाकी काम कर सके। लेकिन बाद के दिनों में भारत में ये भूमिदान की प्रथा ने एक अलग स्वरूप, एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग अप्रोच से सामने आया। उसके तहत क्या हुआ कि एक व्यक्ति, मान लिया एक राजा है, एक राजा है, एक बड़ा राजा है, मान लिया किंग है, इसने बी व्यक्ति को भूमिदान दिया। भूमिदान के साथ साथ अब ये क्या करता है, उसे भूमि पे अधिक स्वामित्व भी देता है। ये भूमि आपकी है, भूमि पर स्वामित्व का मालिकाना हक, मान ली ये जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी हो गई, भूमि पर स्वामित्व हक भी ए ने बी को दिया। इसके साथ साथ कर लेने का अधिकार दे दिया, टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, कर लेने का अधिकार ए ने बी को दे दिया। इसके साथ साथ जनता, वहां की जो पब्लिक थी, एक अर्थ में वहां की जो पब्लिक थी, जनता थी, वो भी बी के अधिकार में आ गई। इसके अलावा पुलिस की पावर, लॉ एंड ऑर्डर, सैनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, न्याय देने का अधिकार,
जुडिशरी पावर, न्याय का अधिकार, पुरस्कार देने का अधिकार, पुरस्कार, प्राइज देने का। उस जमाने में राजा प्राइज पुरस्कार भी दिया करते थे आज की भांति। इसके साथ साथ और जो मिसलेनियस पावर राजा के होते हैं, विविध प्रकार के अधिकार। तो स्थिति ये आ गई कि जो प्रथा भूमिदान से प्रारंभ हुई थी, अब राजा ने, बड़े राजा ने किसी दूसरे व्यक्ति को भूमिदान के साथ साथ उस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार भी दे दिया, उस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दे दिया, और जमीन भी आपकी होगी। इसके साथ साथ टैक्स लेने का अधिकार, आर्थिक अधिकार दे दिया, इकोनॉमिकली पावर उस व्यक्ति को दे दिया गया। वहां की पब्लिक भी उनके हाथ में आ गई। न्याय देने का अधिकार, जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर, पुलिस पावर, प्राइज देने का। इसके अलावा और भी जो विविध प्रकार के अधिकार होते हैं राजा के, उस ए राजा ने ये अधिकार बी व्यक्ति को दे दिया। इसके बदले बी को ए को देना पड़ता था, 3 चीजें देनी पड़ती थी खासकर। नजराना या भेंट, नजराना या भेंट। कोई जो वार्षिक उत्सव होता था, राजा वार्षिक उत्सव के तहत उस बी व्यक्ति को बुलाया करता था, और बी व्यक्ति अपनी सक्षम हैसियत के अनुसार नजराना या भेंट उस राजा को भेंट दिया करता था, नजराना पेश किया करता था। इसके अलावा वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, बी को अपनी पुत्री का या बी का ए के साथ, एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध, एक वैवाहिक रिश्ता बनाना पड़ता था। बी व्यक्ति की पुत्री का विवाह राजा के साथ करना हो या कोई भी कन्या का विवाह इस ए राजा के साथ करना पड़ता था। इसके साथ साथ जब ए को जरूरत पड़ती थी, युद्ध में सहायता देनी पड़ती थी, युद्ध में सहायता देना पड़ता था। जब ए व्यक्ति को कहीं युद्ध के लिए जाना पड़ता था, राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा, कहीं किसी बाह्य संकट का सामना करना पड़ा, उस वक्त बी, जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया था, बी अपनी सेना लेकर ए की सहायता करता था। तो ये एक मोटा मोटी कंसेप्ट था। जो प्रथा भूमिदान से प्रारंभ हुई, वो धीरे 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 राजा ने अपनी शक्ति का हस्तांतरण बी के पास कर दिया, जिसमें न्यायिक पावर हो, सैन्य शक्ति हो, कर लेने का अधिकार हो, आर्थिक शक्ति हो, लगान लेने का अधिकार हो, पुरस्कार देने का अधिकार हो, वहां की जनता हो। ये सारे अधिकार धीरे 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 ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया। अब स्थिति यहां तक नहीं रुकी। इसके बाद देखिए, सपोज दैट अभी आपने देखा ए ने बी को इस अधिकार का ट्रांसफर किया, जिसमें टैक्स लेने का अधिकार हो, लगान लेने का अधिकार हो, न्याय देने की शक्ति हो, पुरस्कार देने का अधिकार हो, सैन्य शक्ति रखने का अधिकार हो। उसकी खुद की सेना होने लगी बी के पास। तो राजा ने बी को सत्ता का हस्तांतरण किया, ट्रांसफर ऑफ पावर। धीरे धीरे बी के पास एक ही तरह शक्ति होगी, इसके खुद के क्षेत्र होंगे, एरिया होंगे, वो एरिया का मालिकाना हक भी से दे दिया गया। अब क्या हुआ, स्थिति क्या हुई, बी ने भी इसी तरह की एक्टिविटी सी के साथ की। ये मानिए बड़ा राजा था, इस सपोज ये बहुत बड़ा राजा था मान लिया, और इस ए राजा ने बी के साथ इस तरह के एग्रीमेंट किए, समझौता की। बी ने सी के साथ किया, सी ने धीरे धीरे डी के साथ किया, डी ने इसी तरह का ई के साथ किया, ई ने इसी की तरह एफ के साथ किया। अब मान लीजिए यहां पर, अब आप सोचिए एक ऐसी स्थिति आ गई जहां एक राजा, मान लीजिए दिल्ली का राजा था सपोज इट, इस राजा ने बी व्यक्ति को मान लीजिए जयपुर का या राजस्थान का राजा बना दिया, जहां पर वहां की पब्लिक, वहां का क्षेत्र, वहां का एरिया, वहां के लगान लेने का अधिकार, न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, पुलिस पावर, सब पावर इस ए ने बी को दे दिया। फिर बी ने अपने एरिया से कुछ
क्षेत्र बांटकर सी को दे दिया, बोला कि इस जगह का पावर तुम्हारे पास रहेगा, तुम सैनिक शक्ति रखो, न्यायिक शक्ति रखो, तुम्हारी लगान लेने का अधिकार, जनता पब्लिक सब आपकी रहेगी। इसी तरह से सी ने ये एक्टिविटी डी के साथ की, डी ने ई के साथ की, ई ने एफ के साथ की। एक क्रम चलता चला गया। और इधर आप मान लीजिए एक तरह से ये आम जनता, आम पब्लिक, आम जनता। तो एक तरह से ये जो बी सी डी ये वगैरह बच्चे हैं, ये जो क्रम आप देख रहे हैं, इसे ही सामंत कहा जाता है। फ्यूरर, सामंत। ये जो बिचौलिए वर्ग हुए, ये जो मध्यवर्ती वर्ग हुआ, छोटे सादा बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ वगैरह, इन्हें हम सामंत की श्रेणी में रख सकते हैं। यही वर्तमान का उस वक्त के सामंत कहे जाने लगे, जहां पर एक बड़ा राजा ये तो था ही, उसकी अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे। तो ये आप इस बात को समझिए, ए ने बी के साथ सत्ता का हस्तांतरण किया। ये यहां पर बी और ए के बीच कोई प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ एक तरह से देखा जाए। उसमें ए ने बी को प्रशासनिक अधिकार दिए, राजनीतिक के साथ साथ, प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक हक भी दे दिया, उन्हें अधिकार भी दे दिया। इसी तरह बी ने सी के साथ, सी ने डी के साथ, ई ने एफ के साथ, एफ एक साथ, इस तरह से राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक सारी शक्तियां धीरे धीरे ट्रांसफर होती चली गई। तो भारत में अब आप गौर कीजिए, बात ऐसी स्थिति बन गई, सपोज मान लिया ये आप इंडिया का है, जहां पर एक राजा ए है मान लिया। अब इसके बहुत सारे छोटे छोटे सामंत हो गए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। एफ, ये जो छोटे छोटे हैं, ये एक ही सामंत है, एक ही सामंत है। यहां पे ए राजा तो है ही, लेकिन ये बाकी जो हैं, ये इनके एक ही सामंत हो गए। अब स्थिति ऐसी बन गई, जब एक पर कोई मान लिया कोई हमला करता, आप समझिए बारीकी से इसको, ए पर कोई हमला करता हो मान लिया, तो ये जो बाकी जो सामंत होते थे, अपनी मिलिट्री लेकर, अपनी सेना लेकर, एक ही सपोर्ट के लिए, एक ही सहायता के लिए युद्ध मैदान में जाया करते थे। ये जब एक ही इन सब लोगों के साथ कड़में वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे, एक रिश्ता पनप गया उनके बीच। इसके अलावा जब एक वार्षिक उत्सव करता था या एक कभी आयोजन, किसी प्रकार का आयोजन करता था, तो ये अपनी ये जो होते थे बाकी सामंत अपनी सेना के साथ, अपनी लाव लश्कर के साथ एक ये आयोजन में शामिल होते थे और उनकी गरिमा को बढ़ाने का, भेंट नजराना देकर उनकी गरिमा को बढ़ाने का काम करते थे। ये प्रथा सातवाहन काल से तो सिर्फ भूमिदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बाद में गुप्त काल, हर्षवर्धन काल आते आते या राजपूत काल आते आते ये बहुत बड़ी विस्तृत व्यवस्था बन गई। भारतीय व्यवस्था इसी सामंतवादी व्यवस्था के अनुरूप चलाई जाने लगी। अब स्थिति ऐसी बन गई, एक राजा होते थे, मान लीजिए कोई राजा होता था, उसके बहुत सारे सामंत होते थे। इसे जब गुप्त काल या हर्षवर्धन काल में आप राजा की उपाधि को देखेंगे, तो महाराजा, धीराज, वीरेंद्र, विक्रम शाह, मतलब महाराजा हो गए, सपोदित, ये मान लिया ये महाराजा है, इसके नीचे अधिराजा, ये राजा, ये छोटे राजा, ये सब अपने आप को राजा ही करने लगे। और कुछ हद तक बाद के दिनों में इसी से राजपूत वर्ग की संकल्पना भी डेवलप हुई है। इसी को बाद में दिनों में राजपूत क्लास, राजपूत जाति का नाम भी दे दिया गया। हालांकि राजपूत जाति की उत्पत्ति की और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन एक वजह यह भी है कि सामंतवादी व्यवस्था के तहत जिन्हें सामंत बनाया गया था, वो एक अर्थ में अपने आप को राजा के रूप में अपने आप को ढाल लिया और फिर उन्हें राजपूत की संज्ञा दी गई। राजपूत काल में अब देखा होगा, भारत में बहुत सारी शक्तियां देश पर शासन कर रही थी। अब स्थिति ये बन गई कि अगर ये मजबूत है, ये शक्तिशाली है, क्योंकि शासन के बहुत सारे लघु स्वायत्त इकाइयां बन गई, छोटे छोटे इकाइयां बन गई। ये जो थी ये भी एक तरह से शासन की इकाई बन गई। अब अगर ये मजबूत है, ये शक्तिशाली है, तब तो ये जो सामंत होते थे इनको नकेल कस के, इनको बांध के रख सकते थे।
लेकिन अगर एक ही शक्ति कमजोर पड़ गई तो अंततः स्थिति ये बन गई कि अगर ये कमजोर पड़ गया, ये अपने आप को धीरे 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 स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब स्थिति ऐसी बन गई, सपोज मान लिया कि एक राजा मान लिया ए था ही, इसका सामंत मान लिया बी था, इसका सामंत मान लिया डी सी था, इसका डी था, इसका एफ था। लेकिन जैसे ए की शक्ति कमजोर पड़ी, बी ने ए से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बी ने ए की आज्ञा का पालन करना, इससे संबंध रखना छोड़ दिया। इसी तरह बी ने सी के साथ किया, डी ने किया, इसके साथ ये किया। स्थिति ये बन गई कि भारत में अब 700 ईस्वी की बात आते आते, राजपूत काल आते आते छोटे छोटे लघु राजनीतिक इकाइयों का जन्म उदय हो जाता है। ये जो छोटे छोटे सामंत थे, बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके, अपने आप स्वतंत्रता घोषित करके एक अलग प्रकार की राजनीतिक शक्ति बना ली। और स्थिति ये बन गई, समझिए, कि भारत छोटे छोटे लघु राजनीतिक इकाइयों का अड्डा बन गया, केंद्र बिंदु बन गया। तो जहां पर एक विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था, ये छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयां देश पर शासन करने लगी। ये समय आपका आता है 700 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच में। तो भारत 700 एडी से 1200 एडी के बीच में, जिसे आमतौर पर राजपूत काल की संज्ञा दी गई है। आपने सुना होगा कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा शासन कर रहे थे, चाहे वो अपने चौहान वंश हो, गढ़वाल वंश हो, चंदेल वंश हो, परमार वंश हो, सब छोटे छोटे वंश थे। मान ले कहीं चौहान वंश था, कहीं गढ़वाल वंश था, कहीं चंदेल वंश, कहीं परमार वंश, कहीं और भी बहुत सारे वंश थे। और स्थिति ये बन गई, ये जो छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयां थी, ये जो छोटे छोटे लघु राजनीतिक इकाइयां थी, इनकी आपस में बनती भी नहीं थी, क्योंकि सब कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति जहां उन्होंने सी ने बी से राजनीतिक शक्ति छीना था। तो सी के बी के साथ, सी के डी के साथ, एफ के जी के साथ एक संबंध जो था वो कटुतापूर्ण संबंध रहा था। और इसी संदर्भ में, इसी वक्त भारत में, आप इस बात को समझिए, इसी संदर्भ में भारत में इस्लाम का हमला होता है, अरब का हमला होता है, अरब वालों का हमला होता है 712, गजनबी का हमला होता है, गौरी का हमला होता है। इस कंडीशन में, इस सामंतवादी स्थिति में, सामंतवाद के पराकाष्ठा के काल में, फ्यूडल सिस्टम के वक्त में, जब सभी शक्तियां छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों में विभक्त, भारत देश एक छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों में विभक्त हो चुका था। इनकी सैनिक और आर्थिक शक्ति कमजोर पड़ गई थी। एक बी ए को पसंद नहीं करता था, ए बी को पसंद नहीं करता था। इस कंडीशन में अलग अलग अगर अरब और गजनबी गौरी का हमला होगा तो भारत की स्थिति क्या होगी? उन्हें आसानी से ए को हरा दिया, फिर बी को हरा दिया, फिर सी को हरा दिया, फिर डी को हरा देंगे। तो भारत में इस्लाम के आगमन या अरब के हमला या गौरी गजनबी के जीतने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी सामंतवादी व्यवस्था। इस सामंतवादी व्यवस्था ने, अब देखिए क्या क्या नुकसान किया इसने। इस सामंतवादी व्यवस्था ने सबसे पहले भारत के सेंट्रल फोर्सेस को कमजोर कर दिया। भारत की जो केंद्रीकरण या केंद्रीय शक्ति था, उस शक्ति को कमजोर कर दिया। इसके साथ साथ जब केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गया तो कहीं न कहीं भारत की सैन्य शक्ति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इसके साथ साथ इस सैन्य शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में उन राजाओं की, उन सामंतों की आपसी कटुता ने आग में घी का काम किया। आपने कहानी सुना होगा, जब मोहम्मद गौरी पे हमला होता है तो चौहान वंश पे जब हमला होता है तो सुना होगा आपने, गढ़वाल वंश उनकी सहायता करते हैं। चौहान वंश गढ़वाल वंश में इतनी कठोरता थी कि बाहरी हमले के वक्त दोनों गढ़वाल वंश चौहान वंश को मिलकर सामना करना चाहिए गौरी का, जब वो गौरी को चौहान वंश की सपोर्ट करने के बजाय गढ़वाल वंश गौरी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं आपसी कठोरता ने भी भारत की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया।
तो ये एक ऐसी शक्ति बन गई, एक ऐसा काल बन गया जहां पे हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग को देखते हैं। भारत में सैन्य शक्ति का ह्रास होता है, केंद्रीकरण की शक्ति ने, केंद्रीकरण के ह्रास ने। अब सवाल आपका बनेगा, सामंतवादी व्यवस्था में केंद्रीकरण के ह्रास ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसकी परिणति भारत में इस्लाम के या अरब के दूरगामी हमले में देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई क्योंकि एक बी को सिर्फ अपने क्षेत्र की चिंता थी। भारत की पूरे ओवरऑल इंडिया की, पूरे भारत की राजनीतिक परिदृश्य में कहीं एक विस्तृत दृष्टिकोण का भाव, एक ऐसा अप्रोच जो पूरे देश को एकजुट कर रख सकता था, इन बाहरी हमलावरों से बचा सकता था, एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा दृष्टिकोण इस सामंतवादी व्यवस्था ने हमसे छीन लिया। तो इसमें अब ये भारत के विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे राजाओं का युग, छोटे छोटे, आपने सवाल पूछा, देखा होगा कि सामंतवादी व्यवस्था में कई सारे राजाओं का शासन था, व्यवस्था के अंदर कई सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। तो इसी व्यवस्था ने एक ऐसी स्थिति भारत में ला दी जहाँ पे भारत की सैनिक शक्ति तो कमजोर पड़ी ही पड़ी, भारत की राजनीतिक जो दूरदर्शिता थी, ये राजा छोटे छोटे सामंत होते थे, छोटे छोटे अपनी क्षेत्र के बारे में सोचा करते थे, इनका विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बन पाया। इसलिए ये 700 से 1220 का जो समय काल था, ये राजनीतिक अदूरदर्शिता का काल था, जिस वक्त, इसी वक्त बाहरी हमलावरों ने देश को आकर इस विखंडित शक्ति पे हमला करके आपस में आराम से भारत को जीतते चले गए। तो भारत की जीतने की हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो कहीं की इस व्यवस्था में देखा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि भारत सामंतवादी व्यवस्था का फल के मन लें, इसके बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव भारत पर पड़े हैं। इसकी विस्तृत चर्चा, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मालूम होनी चाहिए किस तरह इस व्यवस्था ने करीब 500, 600, 700 साल तक भारत पर प्रभाव डाला है। अब इसके राजनीतिक प्रभाव में देखा आपने, भारत विकेंद्रीकृत राज्य बन गया, जहां पे भारत में राजनीतिक कटुता, हर तक कटुता व्याप्त थी। राजनीतिक वैमनस्य, आपसी कलह ने देश की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसका परिणाम हमें विदेशी हमलावरों में देख सकते हैं कि हम कैसे हारते चले गए। इसके साथ साथ ये यहाँ पर क्षेत्रीयता, ये से कह सकते हैं क्षेत्रीयता का युग था। इसका एक पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ा कि कहीं न कहीं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय कला संस्कृति का भले उद्भव होता है। आपने बहुत से भाषाओं को देखा होगा, इसी वक्त बहुत सी ऐसी भाषा थी जिनका उद्भव हुआ, क्योंकि ये सी जिस भाषा को यूज करते थे वो डी उस भाषा से परहेज करने लग गया। तो धीरे धीरे बहुत से अपभ्रंश भाषाओं का, कला संस्कृति का, संस्कृतियों का, छोटे से संस्कृतियों का, उनकी पूजा पाठ, उनकी देवी देवता, उनके अपने प्रथाएं, ये धीरे धीरे यहाँ प्रारंभ होगी। तो क्षेत्रीय कला संस्कृति के संदर्भ में ये काल स्वर्णकाल था। लेकिन अगर विस्तृत दृष्टिकोण से आप देखा जाए तो भारत का जो विस्तृत दृष्टिकोण था यहाँ पर समाप्त हो चुका होता है, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो चुका होता है, और ये क्षेत्रीय राज्य आपसी कटुता में इतने शामिल हो चुके थे कि उसने भारत के जो विदेशी हमला, भारत में इतनी बड़ी विदेशी हमला हो रहे थे, उस हमले को उन्होंने बारीकी को वो नहीं समझ पाए, और धीरे 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 भारत गुलाम होता चला गया, इन शक्तियों के मुकाबले हारता चला गया। ये आपस में काफी शक्तिशाली होते थे, ये राजपूत या जो सामंत होते थे अपने अर्थ में, अपने छोटे संदर्भ बहुत शक्तिशाली होते थे, लेकिन एक विस्तृत दृष्टिकोण ने, एक विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण ने इन्हें कमजोर कर दिया था। और सामंतवादी प्रथा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हमें क्षेत्रीयता के भाव आ गए, क्षेत्रीयता के गुण आ गए। तो इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं, इसके आर्थिक प्रभाव भी देखेंगे, इसने कैसे व्यापार और वाणिज्य का ह्रास किया, यहाँ जनता कैसे त्रस्त हुई, जनता को भी, इस वक्त की जनता को भी ज्ञान मनोदशा को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि 700 से 1200 ईस्वी के बीच में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होता है और भूमि पर स्वामित्व की महत्ता बढ़ गई। अगर आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट हैं, खासकर उत्तर भारत में देखेंगे, जो भूमि पे स्वामित्व को ज्यादा वरीयता दी गई। ये सामंतवादी प्रथा, सामंतवादी गुण, सामंतवादी अप्रोच, अब आज भी आप कहीं ना कहीं उस जो अहंकार है, सामंतवादी अहंकार, एरोगेंस, वो कहीं ना कहीं आज भी आप उत्तर भारत के बहुत सारे वर्ग में देख सकते हैं आप। तो इस सामंतवादी प्रथा के बहुत सारे सामाजिक,
सांस्कृतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव भी हुए हैं, कुछ सही प्रभाव भी हुए हैं। इन प्रभावों की चर्चा हम डिटेल्स और करेंगे। लेकिन अभी आपने समझा कि सामंतवादी प्रथा वस्तुतः भूमिदान की प्रथा से प्रारंभ होता है। ये भूमिदान सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और सवर्णों को देना प्रारंभ किया था। इनके देने का मकसद बिल्कुल ये साफ था, ये उनकी आजीविका के लिए भूमिदान दिया करते थे। लेकिन बाद के दिनों में एक ऐसी परिस्थिति बन गई जहां बड़े राजा ने भूमिदान के साथ साथ बहुत सारे पावर्स उनको दे दिए। जनता उनके हाथ में आ गई, टैक्स लगान लेने का अधिकार उनके पास आ गया, न्यायिक शक्ति आ गई, सैन्य शक्ति आ गई, सेना भी उनकी हो गई, आर्मी उनकी हो गई, बहुत सारे ऐसे और भी पावर दे दिए। तो ए ने बी के साथ सत्ता का हस्तांतरण किया और उसी तरह बी ने सी के साथ किया, सी ने डी के साथ किया, ई ने एफ के साथ किया। ये क्रम चलता चला गया और ये जो बीच के क्रम थे इसे ही सामंत की श्रेणी में रखा जाने लगा। लेकिन जब मान लिया अगर सपोज इट अगर ए राजा था मान लिया, अब एक ही सब सामंत थे मान लिया, तो अगर ए शक्तिशाली होता, ए मजबूत होता, इन पर नकेल कस के रखे हुए था। लेकिन एक ही कमजोर शक्ति ने इनको इनकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा दिया और फिर धीरे धीरे ये स्वतंत्र होते चले गए। तो एक ही शक्ति कमजोर पड़ते ही ये स्वतंत्र हो गए और इनकी स्वतंत्रता ने भारत में एक विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया और ये क्षेत्रीयता का भाव ने पूरे भारत में बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि अरबों के हमलों ने, गौरी गजनवी के हमलों ने में इस प्रभाव को हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई शक्तिशाली शासक होता, ये व्यवस्था नहीं होती, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता है। तो इस पे सामंतवादी व्यवस्था को आप समझने का प्रयास किया था और अब इस पे जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव हुए हैं इसकी व्यापक चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पर कोई सवाल हो तो पूछेंगे भी कि इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभाव की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।